सबसे बड़ा इशू जो आपकी स्पीड का कारण बनता है, सबसे पहले तो वो है आपकी एक्सपेक्टेशंस। आप कभी भी कोई भी मॉक शुरू करते हो, अभी मैं बात मॉक की कर रहा हूँ, इसको आप सेम एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन अभी मॉक की अगर हम बात करें, अगर आपके मॉक में परसेंटाइल अच्छे नहीं आ रहे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से रोकता है, वो है आपकी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्यों? क्योंकि आप पहले से ही अपने माइंड में ये सोच के चलते हो कि आपको 60+ स्कोर करना है। ये सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है आपके अच्छे परफॉर्मेंस के अंदर। सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन, इसको बिल्कुल भी नहीं करना आपको। क्योंकि हर एक मॉक का एक लेवल होता है। कुछ मॉक इजी होते हैं जहां पर आप 65+ और 70 भी आराम से जा सकते हो। जैसे अभी लास्ट 2-3 बार से ओलिव बोर्ड के जो लाइव मॉक आ रहे थे, वहां पर स्टूडेंट्स 70+ आराम से कर पा रहे थे, जिनकी स्पीड अच्छी है और एक्यूरेसी अच्छी है। तो ऐसे में अगर आप 60+ का टारगेट रखोगे और अगर आपके 65 मार्क्स भी आ गए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चे भी कर पा रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन करना बंद करो। कोई भी मॉक होता है तो उस टाइम पे आपको कुछ भी ऐसा माइंड में फ्रेमिंग नहीं करनी कि इतना मुझे स्कोर फैच करना है या इतना मुझे स्कोर चेज करना है। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप ए परफेक्ट क्लियर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब हम टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स या फिर आरआरबी का जो क्लरिकल का एग्जाम होता है, क्लरिकल बोलो या असिस्टेंट बोल लो, बात एक ही है। तो काफी बच्चे आरआरबी क्लरिकल को फोकस करते हैं, तो काफी बच्चे दूसरी तरफ आरआरबी पीओ को फोकस करते हैं, और कुछ बच्चे दोनों एग्जाम्स को देते हैं। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मई लास्ट आपका आ चुका है, यानी कि आपके लगभग लगभग 3 वीक्स आराम से कंप्लीट हो चुके हैं, मई के जा चुके हैं। अब आपके पास मई मंथ का 1 वीक आपके पास बचा है। उसके बाद जून के आपके पास 4 वीक्स है। देन जुलाई के आपके पास अगेन 4 वीक्स है। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो आपके पास लगभग 65 डेज का टाइम बचा है। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो जून मिड में देखता है या जून लास्ट में देखता है, तब भी आपके लिए चीजें सेम रहने वाली है, कुछ डिफरेंट नहीं होगी। बस आपको एफर्ट ज्यादा करना होगा, वो मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। तो अब देखो, आपके पास 9 वीक्स का टाइम है। टोटल 9 वीक्स का आपके पास टाइम है। 9 भी छोड़ो, हम 8 वीक्स मान के चलते हैं। चलो, हम 8 वीक्स लेके चलते हैं। अब ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये आता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी स्पीड में इशू आ रहा है, यानी कि उनकी एक्यूरेसी तो सही जा रही है। अगर वो अटेम्प्ट करते हैं 50 क्वेश्चन, तो उसमें से उनके 47-48 मार्क्स तक आ जाते हैं। लेकिन उनकी परसेंटाइल जो है वो 70 से 75 या इससे भी नीचे लाई कर रही है। अब उनके साथ क्या किया जाए, क्या टेक्निक्स, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं कि आप यही अपने परसेंटाइल को 70 परसेंटाइल से उठा के डायरेक्टली 95+ ले जा सको। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकल टिप्स है और प्रूवन टिप्स है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका इंप्रूवमेंट 100% होगा। लेकिन अब बात आती है सबसे मुश्किल करने की। अगर आप में गट्स है करने के, तो करो और सिलेक्शन लो, मेंस में जाओ, इंटरव्यू फेस करो। अब कुछ टिप्स है, कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, चाहे आप बिगिनर हो या आप उन बच्चों में से हो जो ऑलरेडी 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से या 5 साल से प्रीलिम्स दे रहे हैं, बट उनके प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहे, स्पेशली आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल के, क्योंकि इनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। रीजन ये है, ऐसा नहीं कि एग्जाम ये टफ है, नहीं, इनकी कट ऑफ हाई जाती है। अब ऐसे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो कि आपको अभी से अपने अंदर डेवलप करनी है इन 8 वीक्स में। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं,
कभी भी आप मॉक लगाओगे, सबसे पहली चीज तो अपने माइंड सेट को, यानी कि अपने दिमाग में कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलना आपको। अब एक्सपेक्टेशन में खुद के लिए या फिर फैमिली के लिए या किसी दूसरे के लिए बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं मार्क्स के लिए। काफी बच्चों को देखता हूं मैं, ऐसे ऐसे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं और समझाता भी हूं मैं आप सभी को, क्योंकि मेरा फर्ज है समझाना, आपको सही गाइड करना। बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे मार्क्स 60+ नहीं आ रहे, या हमारे मार्क्स 65+ नहीं आ रहे। तो मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूँ कि परसेंटाइल कितना आ रहा है, परसेंटाइल बताओ आप मुझे, मुझे मार्क्स से मतलब नहीं है, मुझे आप परसेंटाइल बताओ। अगर आपका परसेंटाइल 85+ आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। ये सेफ जोन होती है। आप किसी भी स्टेट से एग्जाम दोगे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि 85 परसेंटाइल में आपकी एक्यूरेसी भी काउंट होती है। अब अगर आप क्वेश्चन करने को, मान लो आपने किसी मॉक में 80 में से 70 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपके क्वेश्चन 10 रॉन्ग हो गए, मार्क्स आपके 58.5 आ रहे हैं, ऐसे में फायदा क्या 70 अटेम्प्ट करने का? कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप 62 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके दो ही गलत है, तो आपके 59.5 मार्क्स है। अभी भी आप इससे एक नंबर ज्यादा में हो। तो एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो हम पहले वाली बात कर रहे थे कि माइंडसेट, कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलना कि मुझे इस मॉक में इतने मार्क्स लेके आने हैं, वो बचपना होता है, ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी। आपको माइंड को रिलैक्स, एकदम काम छोड़ देना है और फोकस करना है। जैसे मान लो कि आप किसी भी टाइम मॉक देने बैठते हो, सुबह, दोपहर में या फिर रात को, कभी भी, एनी टाइम, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मॉक देने से पहले, ये मैं पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि इमीडिएटली आपको क्या करना है। कभी भी आप मॉक लगाओगे आरआरबी पीओ का, आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ, या कोई भी क्लरिकल का एग्जाम क्यों ना हो, मैं ए टू जी हर एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईज क्लोज करके और मेडिटेट करना है। ये थोड़ा सा धार्मिक वे में चले गया मैं, बट इट वर्क्स, ये बहुत फायदा देता है, करके देखो। आपको सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स तक कंसंट्रेट करना है अपनी ब्रीदिंग पे। इससे होगा क्या, मेन मुद्दा ये आता है, इससे सर होगा क्या? हमको पंडित थोड़ी बनना है। देखो बात पंडित की नहीं है, ये एक्चुअली में आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। कंसंट्रेशन जो होता है आपका, वो इंक्रीज करता है, ये डेवलप करता है। अगर आपका कंसंट्रेशन आपके काबू में आ गया तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप कंप्लीटली अटेंटिव होके उस मॉक पे अपना बेस्ट दे सकते हो। तो ये पहले आपको काम करना है कि माइंड सेट को शांत रखना है, एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलनी, और एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलने से पहले मेडिटेट करना है 3 4 5 मिनट का। ये मैंडेटरी है, इसको अप्लाई करना शुरू कर दो। चाहे आप दिन में 10 मॉक लगाओ, 10 के 10 मॉक में ये टेक्निक करो, और रियल एग्जाम में भी आपको ये टेक्निक अप्लाई करनी है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, फोकस। और फोकस किस पे? ये आपको ईच सेक्शन पे स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है। अब ये क्या है, देखो, जैसे मान लो आप आरआरबी पीओ का मॉक लगा रहे हो। सो अब देखो, जैसे आपने आरआरबी पीओ का या फिर क्लरिकल का मॉक स्टार्ट किया, अब ऐसे में जो आपका कंपोजिट टाइम होता है वो कितना होता है? 45 मिनट्स का होता है। आप सबको ये चीज अच्छे से मालूम होगी। अब इन 45 मिनट्स में से आपको ये मान के चलना है कि एग्जाम में आपके 2 से 3 मिनट जाने वाले हैं स्क्रोलिंग के अंदर, स्क्रोल करने में, क्योंकि वहां पर सिस्टम थोड़ा सा स्लो काम करता है, स्लो वर्क करता है। यानी कि आपके पास टोटल 42 मिनट्स के आसपास होंगे जिसमें आपको परफॉर्म करना है, राइट? अब ये मत पूछना कि सर कितना सेफ स्कोर है। देखो सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, आप एग्जाम का लेवल देखो। 2022 का जो प्री हुआ था, उसकी एवरेज कट ऑफ राउंड अबाउट 58 59 के आसपास गई थी। 2023 का जो मॉक हुआ था, एग्जाम हुआ था, सॉरी मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, प्री की। सो 2023 का जो प्री का एग्जाम हुआ था, आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ मैं,
उसका एवरेज जो था कट ऑफ वो 50 के अराउंड थी 80 में से। तो ऐसे में सेफ स्कोर आप कैसे जज कर सकते हो? सेफ स्कोर आप तभी जज कर सकते हो जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपको पता चलेगा कि एग्जाम किस लेवल का है। तो सेफ स्कोर पूछना बंद करो। ऐसी इमेच्योर क्वेश्चंस, इलॉजिकल क्वेश्चंस कभी नहीं करने चाहिए। आप ऑफिसर बनने वाले हो, चीजों को एनालाइज करो। तो हम मुद्दे पे आते, हम फोकस की बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे आपका टेस्ट ओपन हुआ, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग या क्वांट। अब हर किसी का अपना अपना डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। आप कुछ भी अप्लाई करो वो आप पे डिपेंड करता है, बस एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है। सपोज आपने पहले रीजनिंग ओपन किया, तो रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चे जो स्टक होते हैं वो होते हैं पजल्स में, और दूसरा ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। जहां पर बात खून की आती है ना, वहां पर हमेशा स्यापा होता ही होता है, ठीक है। तो पजल्स में आपको क्या करना है, रीजनिंग में डेली इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अगर आप स्टक हो रहे हो। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? तो देखो, सेक्शनल मॉक है, वहां से प्रैक्टिस कर लो, किसी भी मॉक का कर सकते हो। फुल मॉक है, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और पीडीएफ है, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्विज़िस जहां से मिले वहां से प्रैक्टिस कर लो। तो सोर्स बहुत है, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कितना करना है? कम से कम अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो आपको 10 पजल सोल्व करनी है डेली बेसिस पे। इतना भी कर लोगे तब भी आप इस पे कमांड कर लोगे आने वाले 8 हफ्तों में। और अलग अलग टाइप की पजल्स करो, एक के पीछे मत पड़ो। काफी बच्चों को देखता हूं मैं कि एक दिन उठाई बॉक्स बेस्ड पजल, दूसरे दिन उठाई लीनियर इनवर्ड आउटवर्ड फेस कर रहे हैं। नहीं, आपको रैंडम पजल उठानी है, रैंडम सिचुएशन अपने सामने आने दो, उनको टैकल करो। इससे आपकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगी। मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? तो देखो, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। जितना हो सकता है आप फुल मॉक पे फोकस करो। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इतने मॉक्स तो हमारे पास होते नहीं है, तो देखो, करने पड़ेंगे आपको अरेंज। होते नहीं है से क्या मतलब है आपका? इतने सारे प्लेटफॉर्म है, ओलिव बोर्ड है, स्मार्ट कीड़ा है, प्रैक्टिस मॉक है, गाइडली है, टेक्स्ट बुक है, कितने हैं, एक्स वाई जी है, आपको मैं नाम गिनवा दूंगा। तो अरेंज करो। एक एक मॉक में आपके 2023 और 24 के मिला के 40 मॉक होंगे आरआरबी पीओ के। वो 40 मॉक आपके आरआरबी क्लैरिकल के होंगे। अगर आपको फोकस सिर्फ आरआरबी पीओ पे करना है तो 40 और 40 और 40 लगभग आपको फिर भी 200 मॉक आसपास मिल जाएंगे। इतने बहुत है, 8 हफ्ते में इतने तो लगा लो। इतने लगा लोगे तो एग्जाम तो आपका वैसे क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस करना है सबसे पहली बात। अब सुनो, तो ये हमने बात की रीजनिंग की। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर मिस कर गए थे, ब्लड रिलेशन। ये इसका क्या करना है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, और मॉक में भी और एग्जाम में भी आपको ये चीज अप्लाई करनी है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। जब आपके रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से जब जब कम से कम आप 30+ क्वेश्चन कर पाओ, कम से कम इतने तो करने ही करने, मैंडेटरी है। तब जाके आपके पास टाइम बचे, आपको लगे कि दूसरे क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले सकते हो और आपने इस पे काम कर रखा है। अगर आपकी ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस अच्छी है, तब जाके आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। पहले गलती से भी मत अटेम्प्ट करना, वरना पछताओगे। क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बहुत ट्रिकी दे देता है, समझ में नहीं आता। अब हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में जहां पर बच्चे फंसते हैं और उनको पता होता है कि वो फंस चुके, मजे की बात, वो क्या है? रॉन्ग नंबर सीरीज। सबसे खतरनाक पैटर्न जो इसका होता है। दूसरा, कैसेलेट। इन दोनों चीजों में आपको पंगा लेना होता है, आपको मजा आता है। आपको आपको लगता है कि अपनी भगवान है, रॉन्ग नंबर सीरीज करके और कैलकुलेट करके मैं पूरा पेपर सोल्व कर दूंगा। और जब आपका टाइम खराब हो जाता है 5 6 7 मिनट, फिर आपको रियलाइज होता है क्या होता है, ये तो मोय मोय हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। सबसे पहले फोकस किस पे करना है आपको? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनको पकड़ो। और ये भी सोल्व जल्दी करनी है। अगर कोई नंबर लिखा है और आप उसको नोटबुक पे लिख रहे हो दोबारा, काफी बच्चे सबसे सिली मिस्टेक ये करते हैं, वो बेसिकली ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कहते हैं कि सर बिना कॉपी पे उतारे तो हमसे क्वेश्चन सोल्व होता ही नहीं है। तो ये आपका माइंड सेट है और कुछ नहीं है। उससे बाहर आओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। स्क्रीन पे जो चीज लिखी है ना, वो उस पर लिखे रहने दो।
आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैसे? जैसे अगर वो आपसे बोलता है 125% ऑफ 125, अब ये है, इसको कैसे करना है? तो सिंपल सी टेक्निक है, परसेंटेज को तोड़ दो, 100 और 25, इतना तो कर सकते हो आप। 100 का कितना होता है परसेंटेज? 125। 25 कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 31.25 कितना हो गया? 156.25, खत्म। अब ऐसे में क्या शीट पे लिखना और क्या टाइम वेस्ट, अपना टाइम खराब नहीं करना आपको। और यही चीज सेम अप्लाई होती है नंबर सीरीज में, ठीक है? नंबर सीरीज में भी आपको नोटबुक पे उतारने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को फॉलो कर लोगे ना, आपके 5 से 10 मिनट आराम से सेव हो जाएंगे। मेरी बातों को मानो, अप्लाई करना शुरू करो। तो नंबर सीरीज भी स्क्रीन पे लिखी हुई है, उसको, उसका जो गैप है, उसका जो डिफरेंस है ना, वो नोटबुक पे उतारो आप। नंबर सीरीज का क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसी हरकतें नहीं करना। तीसरी, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कई बच्चे उतारते हैं शीट पे। अरे जो चीज स्क्रीन पे लिखी है उसको उतार क्यों रहे हो? सिंपली उसका देखो कि क्या फैक्टर बन रहा है। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मान लो 2x² माइनस में x माइनस में 200, अब अगर ये लिखा हुआ है तो इसको शीट पे क्यों उतारना? रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है। अब ऐसे में इसको आप डायरेक्टली फैक्टर निकालो। अब ये फैक्टर शायद इसका सही ना हो, क्वेश्चन ठीक ना हो, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो फैक्टर निकालो, और फैक्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबसे छोटे नंबर को पकड़ लो, इसको 2 से पकड़ो, 2 1 जा 0 0, देन अगेन 2 से करो, 2 5 जा 0, देन अगेन 2 से करो, 2 2 5, देन अगेन 5 से करो। ये आपके फैक्टर बनने शुरू हो गए। अब यहां से जो भी आपका सम आता है, आपको अगर प्लस माइनस करना है, माइनस माइनस करना है, तो वो अपने हिसाब से करके आप यहां से क्विकली वो चीज सोल्व कर सकते हो। ये आपको टारगेट करना है पूरा सोल्व करने का, लगभग लगभग 10 मिनट के अंदर आपके ये 15 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाने चाहिए। अगर 10 मिनट से ज्यादा टाइम आपको इनमें लग रहा है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपकी स्पीड सही नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। अब आते हैं तीसरी चीज पे। तो हमने बात कर ली कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, ठीक है, मेडिटेट करना है। दूसरी चीज फोकस करना है। अब फोकस में क्या करना था कि जब कोई सेक्शन आपके सामने ओपन हो, अगर रीजनिंग में आपके सामने पजल ओपन हो रही है तो पजल पे पूरा फोकस करो। उस टाइम पे कुछ नहीं सोचना कि क्वांट का लेवल क्या होगा, या मेरे पिछले मॉक में क्या मार्क्स आए थे, या फिर मेरा मेरा लास्ट ईयर का सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सब रैंडम थॉट्स पे कंट्रोल करो, जो सामने टास्क गिवन है उस पर फोकस करो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका। तो फोकस करना है, ठीक है? और क्वांट में क्या नहीं करना आपको मैंने बता दिया। क्वांट में ये आपको सबसे लास्ट में करना है, रोल नंबर सीरीज और कैसलेट। अगर आपको कैसलेट पे कमांड नहीं है तो इसको बिल्कुल नहीं करना, इसको स्किप कर देना है। फिर जब आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक ये हो जाएगा, देन यू हैव टू सोल्व डीआई। आपकी 2 डीआई आएगी, उनको टारगेट करो और उनको भी स्पीड से सोल्व करना है। अब स्पीड से सोल्व करने के लिए क्या चीजें मैंडेटरी है? तो टेबल्स आपको रेडी होनी चाहिए कम से कम 25 तक अच्छे से। स्क्वायर्स आपको रटे होने चाहिए कम से कम 50 तक अच्छे से। उसके बाद 100 तक या 200 तक निकालना सीखो। क्यूब्स आपको 30 तक रटे होने चाहिए अच्छे से, इनका रिवीजन करो। और परसेंटेज, फ्रैक्शनल वैल्यूज ये आपको रटी होनी चाहिए, इनका अच्छे से रिवीजन भी करो, बार बार लिख के करो या वर्बली करो, कैसे भी करो, बट ये चीजें आपको डेली करनी है, ये मेरी बात ध्यान रखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम तीसरी चीज पे आते हैं वो है फ्रस्ट्रेशन। ये मैंने अक्सर बच्चों में देखा है और आप में बहुत कॉमन है। हर बच्चे में ये चीज कॉमन है, किसी में ये चीज ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होगी। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप मॉक लगाते हो तो मॉक के बाद फ्रस्ट्रेशन जरूर आएगी, या फिर मॉक के बीच में भी आ सकती है। कैसे? अगर मान लो कि आप रीजनिंग सोल्व कर रहे हो, आपने पजल सोल्व करना शुरू किया, आपने एक पजल सोल्व कर ली, दूसरी पजल सोल्व कर ली, तीसरी पजल आपसे नहीं बनी, आप स्टक हो गए। अब आप उसको दोबारा सोल्व कर रहे हो बट आपसे नहीं बन रही। ये जो तीसरी पजल है ये 3 या 3.5 मिनट में सोल्व हो जाती, बट अब आपने इसमें लगभग 6.5 से 7 मिनट दे दिए। या तो इसमें आपसे सोल्व अभी भी हो जाएगी या फिर नहीं होगी, दो कंडीशन होगी, तीसरी कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप इसमें स्टक हो गए। तीसरी कंडीशन थी अगर आप इसको स्किप कर देते तो, जैसे ही एक बार आपसे पजल नहीं बनी उसको स्किप कर दो। अगर आपको लगता है कि ये पजल आपका और टाइम खराब करेगी, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ये आपको
काम करना है, और यही सेम काम अप्लाई होता है हर एक चीज पे, चाहे पजल हो, चाहे रोल नंबर सीरीज हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, ठीक है, सब पे ये चीजें अप्लाई होती है। और रीजनिंग में जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कभी भी स्टार्टिंग में टाइम नहीं देना, उनको लास्ट में करना है जब आपके पास टाइम बचे, ठीक है। जब आपके पास लेफ्ट टाइम हो लास्ट में, और आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चन बनाने के लिए हो रीजनिंग में, तब आप ये 2 3 4 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के आते हैं वो बना सकते हो। एक क्वेश्चन रीजनिंग में आता है वर्ड फॉर्मेशन वाला, उसमें बिल्कुल भी रिस्क मत लेना वरना आप डिस्प्रेशन में आ जाओगे भैया, ठीक है। काफी टाइम वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो हमेशा स्किप करने की कोशिश करना अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, राइट। तो ये आपको करना है कि फ्रस्ट्रेशन जब भी आपको बीच में आएगी मॉक के टाइम पे, कहीं आप स्टक हो गए पजल में या किसी भी सेक्शन में, क्वांट में, तो उस फ्रस्ट्रेशन से हमारा आउटपुट खराब हो जाता है, यानी कि जो हमारा फोकस है वो डिसबैलेंस हो जाता है और फिर हमारा मन नहीं करता मॉक लगाने का। ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रहती है ऐसी सिचुएशन में, व्हाट वी डू, या तो हम मॉक को सबमिट कर देते हैं, ये सबसे बड़ी इमेच्योरिटी है। क्या आप रियल एग्जाम में सबमिट कर सकोगे? नहीं कर पाओगे। टाइम, जिंदगी, आपका वो जो प्रीशियस टाइम है ना 1 साल का, वो खराब हो जाएगा आपका। ये ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी। जब भी कभी फ्रस्ट्रेशन हो, बीच में आप स्टक हो गए, वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने माइंड सेट को टफ करने की, और उस टाइम पे तो जरूर जरूर पूरा मॉक अटेम्प्ट करना है, चाहे नंबर परसेंटाइल कम क्यों ना आए, लेकिन गिव अप नहीं करना। ये सबमिट करना दिखाता है कि आपने गिव अप कर दिया, और गिव अप करने वाले बच्चे एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं करते। अच्छा लगे या बुरा लगे सुनने में, बट ये सच है। दूसरी चीज, या तो आपने इसको सबमिट कर दिया बिना अटेम्प्ट किए, दूसरा क्या होगा, अब आप स्लो हो गए, आपकी स्पीड स्लो हो गई, ठीक है, ये आप करोगे तो ये भी बिल्कुल नहीं होना। यानी कि जो स्पीड आपकी पहले के 15 20 मिनट में आ रही थी, पूरा एंथुजियाज्म आ रहा था, अब वो खत्म हो गया। अब आप बहुत आराम से कर रहे हो कि अब आप ये सोच रहे हो कि मौका खराब हो ही चुका है, क्या फायदा, अब तो बस खाली सोल्व कर लेते हैं, देखा जाएगा। नहीं, आखिरी मोमेंट तक फाइट करनी है, ये ध्यान रखो। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम में। तीसरी चीज क्या करते हैं, आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप उसी क्वेश्चन पे फंसे रहते हो, एकदम स्टक हो जाते हो, उसको ईगो पे ले लेते हो कि ये हुआ कैसे नहीं मेरे से। अब आप उस पे 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भैया लगाए जा रहे हो, और फिर आप एकदम फ्रस्ट्रेट होके डिस्प्रेशन में आ चुके हो और सोच रहे हो कि अब क्या करूं मैं, अपने दोस्तों से झगड़ रहे हो, अपनी फैमिली से फाइट कर रहे हो। ये सब नहीं करना, बी काम। एक मॉक खराब होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पोटेंशियल खराब है या आप में क्वालिटी नहीं है। पोटेंशियल आप में बहुत है, आपको दोबारा से रीबाउंड करना है, रीबैक करना है, बाउंस बैक करना है, ये ध्यान रखो। एक मॉक खराब हो गया, कोई इशू नहीं है, फिनिश करके सबमिट कर लो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर कुछ देर बाद दूसरा मॉक लगा लो, वहां अच्छा कर लो, तो आपका दिन बन जाएगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं, फोर्थ चीज, कभी भी आपको दूसरों को देख के डिमोटिवेट नहीं होना। ये मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूं जिनके प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ रहे, चाहे वो बिगिनर हो या वो रिपीटर हो, कोई भी कैटेगरी में आप क्यों ना आते हो, दूसरों के मार्क्स देख के डिमोटिवेट नहीं होना, ये चीज ध्यान रखो। आपको कंप्लीटली अटेंटिव होना है सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे। अटेंटिव होना है किस पे, अपनी परफॉर्मेंस पे। आपकी सक्सेस में कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, और आपके फेलियर में भी दूसरा जिम्मेवार नहीं है। इट इज ओनली यू वर्सेस यू। अगर आप टैकल कर लोगे, फाइट कर लोगे, आप सक्सीड हो जाओगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में चले जाओगे, और मेंस क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू में भी चले जाओगे। अगर आप खुद को बार बार पुश नहीं कर पाए, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाए, तो आप वहीं पे रह जाओगे। और हर साल फिर दूसरों को सक्सेसफुल होता देख या उनके प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई होता देख बहुत बुरा लगता है, ये मैं जानता हूं। इसलिए उस लूप से बाहर निकलो, मेहनत करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पांचवी चीज जो आपको करनी है, वो क्या करनी है, अभी से सिर्फ और सिर्फ जून लास्ट तक, अगर आप उन बच्चों में हो जिनके मॉक्स में अच्छे मार्क्स या परसेंटाइल नहीं आ रहे, मेनली परसेंटाइल होता है, अगर आपके परसेंटाइल 50 से लेकर 70 के बीच में या 75 तक भी आ रहे हैं, तो आप जून लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके प्रीलिम्स के मॉक लगाओ, जितना हो सके, जितनी आप में क्वालिटी है ना, जितना आपका पोटेंशियल है, आपकी स्ट्रेंथ है। हम भी देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप डेली के 3 से 5 मॉक लगाओ। अब देखते हैं किन बच्चे, जो बच्चे ये कर लेंगे,
वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो रह जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर हर किसी के बस की बात नहीं है इतना अफोर्ड करना, और ये रियलिटी है। लेकिन अगर आप फिर भी इतने मॉक नहीं कर पा रहे, या अगर आपके पास इतने इतने मॉक नहीं है, तो आप एटलीस्ट 2 मॉक तो डेली के लगाओ। ये आपको करना है। उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस में क्या करना है कि कहां पर मैंने टाइम ज्यादा दिया, ये चीज देखनी है कि कहां पर आपने टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसको एनालाइज करो कि क्यों क्यों इन्वेस्ट किया और कैसे मैं अगले मॉक में उसको कम कर सकता हूँ। दूसरी चीज आपको क्या एनालाइज करनी है, दूसरी चीज आपको एनालाइज ये करनी है कि ये मैं कहां पर स्टक हुआ, जहां पर आप फंस गए किसी से एक सेक्शन में, तो क्यों फंसे, और ऐसी मिस्टेक दोबारा ना हो। तीसरी चीज, आपको हमेशा इतनी स्पीड को मेंटेन रखना है मॉक के अंदर। स्पीड एकदम फ्लो में होनी चाहिए आपकी, और स्पीड फ्लो में होगी तो आप 99 परसेंटाइल भी अचीव कर लोगे। मैंने 1-2 आरआरबी पीओ के मॉक अटेम्प्ट किए थे, जाके आप वो देख लेना। ठीक है, उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, तो इन बातों को ध्यान रखो। तो अभी जो आपके पास 8 हफ्ते हैं, इसमें 3 चीजें आपको मैंडेटरी है, इंक्लूड करनी ही करनी है। पहली चीज, डेली मॉक्स लगाने हैं। मॉक कोई भी ब्रांड का लगा सकते हो, बट जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते वो ओलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, और गाइडली भी अच्छा है आरआरबी पीओ के उसमें, क्योंकि थोड़ा सा लेवल टफ आता है इसका। तो डेली आपको मॉक्स लगाने हैं, ये चीज कोशिश करो हमेशा। दूसरी चीज, एक्सपेक्टेशन को चेज नहीं करना, जो कि मैंने ऊपर लिखा भी था पहले फर्स्ट पॉइंट में, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कंप्लीटली आपको सिर्फ फोकस करना है जो भी आपके पास क्वेश्चन ओपन होके आता है। तीसरी चीज, कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमेशा अटेंटिव होके मॉक को फुल फिनिश करना है। और अगर, अब एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10 मॉक लगा रहे हो और 10 मॉक में से अगर आपके 3 मॉक या फिर 4 मॉक आपके एकदम वेस्ट हो गए, यानी कि खराब हो गए, तो ऐसे में बिल्कुल भी डिस्प्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जो बाकी के 5-6 मॉक आपने सही लगाया, वहां से सीखो, वहां से मोटिवेट हो, और नेक्स्ट मॉक पे फोकस करो। ये आपका प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो पॉइंट बताए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये आप पे डिपेंड है। और इंपॉर्टेंट टिप जाते जाते मैं 2 टिप दूंगा आपको, वो आपको फॉलो करनी है। पहली चीज, कभी भी अगर आपको टॉपर्स में परफॉर्म करना है, चाहे मॉक में या एग्जाम में, स्पीड हमेशा आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है उसको फॉलो करो। आप आराम से किसी भी स्टेट से एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप स्पीड मेंटेन करोगे और अभी से इस पे काम करना शुरू करोगे। दूसरी चीज, कभी भी मॉक में या रियल एग्जाम में 100% एक्यूरेसी आना बहुत टफ रहता है। मैक्सिमम टाइम नहीं आती, 10 में से 8 मॉक में नहीं आती। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि 90+% की आपकी एक्यूरेसी मॉक्स में हमेशा आए। ये फोकस करना है आपको, बस इतना कर लो जाते जाते। और जो मैंने बताया उसको दोबारा सुन लेना, तिबारा सुन लेना, 4 बार, 5 बार, 10 बार सुन लेना, और अप्लाई करना शुरू करो। कोई भी डाउट होता है तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो यहाँ पर, या टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है, टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है @RightApproach_banking। यहाँ पर डिस्कशन होता है, यहाँ पर आप मेरे से डाउट्स भी पूछ सकते हो। और भी बच्चे हैं एक्सपीरियंस्ड, उनके साथ मॉक कंपेयर कर सकते हो। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना, उनसे सीखना है। याद रखो, सीखने वाला ही इंसान हमेशा आगे तक जाता है। डिमोटिवेट होके जेलसी करने वाला कभी आगे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपको हमेशा दूसरों से मोटिवेशन लेना चाहिए, सीखना चाहिए, लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए, और आगे बढ़ते रहो। तो @RightApproach_banking इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, और @RightApproach_YouTube ये चैनल है। यहाँ पर आपको सारे करंट अफेयर्स के नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस, अपडेट्स सब मिल जाएगी। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना फ्यूचर ऑफिसर्स। ओके, सो सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्डर।